आपको पता है कि जो हमारा काम है वो डिफेंस के ऊपर है, ठीक है। हम प्लांट के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं चिली के अंदर कि उसके ऊपर डिजीजेस ना आए। अच्छा, नॉर्मली जो प्लांट के ऊपर आपको पता है कि नई टाइप ऑफ डिजीजेस आती है, उसमें बैक्टीरियल डिजीज भी है, उसके अंदर वायरल डिजीज भी है, उसके अंदर फंगल डिजीजेस भी है। अब प्लांट उसको डिफेंड कैसे करता है? पहला क्वेश्चन ये है कि प्लांट जो है वो उसको डिफेंड कैसे करता है, या हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम ना बैक्टीरिया को, या जो हमारे फार्मर्स हैं या हमारे जो भी अहदेदार हैं, वो इसको कंट्रोल करने के लिए वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल केमिकल की स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से वो डिजीज कंट्रोल होती है। लेकिन उसका ना नुकसान बड़ा है कि हम ना प्लांट के जो नेचुरल इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन है वो अलहदा है। क्यों ना हम प्लांट के अंदर जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसी को क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए, ताकि प्लांट खुद ही इस कैपेबल हो जाए कि जब जो वायरसेस आए, या तो वो उसको लिफ्ट ना कराए वायरसेस को या बैक्टीरिया को। अगर वायरस या बैक्टीरिया प्लांट के अंदर एंटर भी हो जाए तो प्लांट उसको कैसे टैकल करे। ये बात मेरी समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। अच्छा, तो उसके लिए प्लांट जो है अच्छा, मैं आपको बताता हूं। सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मैं प्रेजेंटेशन है आपको दिखा रहा हूं जो ऑनलाइन पढ़ी है। आपने ये प्रेजेंटेशन पढ़नी है, ठीक है। जिस सुजिता जी सर, एंड, ठीक हो गया। अच्छा आप ये बताएं कि अच्छा ये जो फर्क है, ये एक साइट ऑफ इंफेक्शन है, ठीक है। यहां पर पैथोजन का अटैक होता है, ठीक है। तो यहां पर प्लांट क्या, अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा दूसरे बारे में बता दूं कि इसके, अच्छा आप ये बताएं कि कितने लाइन ऑफ, अगर हम पाकिस्तान की किसी या किसी भी और किसी के साथ लड़ाई हो तो क्या होता है कि हमारी फौज के अंदर ना 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती है। एक होती है कि पैथोजन को, वायरस को बॉर्डर्स के ऊपर ही रोक लेना, ठीक है, उसको एंटर ही नहीं होने देना मुल्क के अंदर। दूसरा ये होता है कि अगर मुल्क के अंदर आ जाए तो फिर उसको मार देना, ऐसे ही है ना? जी सर, ऐसे ही है। अच्छा, अब प्लांट भी ऐसे ही करता है कि, अब प्लांट क्या करता है कि इसकी भी एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, फिर इसकी एक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है, ठीक है। अब ये जो प्लांट है ये पैथोजन के साथ एक जंग की तरह का, जिस तरह प्लांट और जिस तरह दो फौजें आपस में लड़ती हैं, इस तरह प्लांट का और पैथोजन का आपस में जो लड़ाई है ना, वो भी जंगों की तरह होती है, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले प्लांट के लीफ का ना एनालिसिस करना पड़ेगा। प्लांट लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप देखें कि प्लांट की लीफ की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता चलता है, ये देखो ये है ना प्लांट की लीफ की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है, एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है। क्या होती है? सर, वैक्स क्यूटिकल लेयर होती है। फिर नीचे जो सेल्स होते हैं, एपिडर्मस, अपर एपिडर्मस, लोअर एपिडर्मस, नीचे स्टोमेटा होते हैं, ये एयर स्पेसेस होती है दरमियान में। अच्छा, ये नीचे भी क्यूटिकल लेयर्स होती है। अच्छा, आपने जब भी कोई पैथोजन प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो ये है ना, अगर ये मोटी हो तो प्लांट के अंदर पैथोजन एंटर नहीं हो सकेगा सर। नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये जितनी ज्यादा मोटी लेयर होगी उतना प्लांट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा
अगेंस्ट पैथोजन। लेकिन लेकिन प्लांट जो है अगर अपनी सारी एनर्जी इस वैक्स को बनाने में सर्व कर दे, तो प्लांट के अंदर क्या होगा कि दूसरे जो है ना मैकेनिज्म या दूसरे जो चीजें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फर्ज किया हम अगर हर टाइम हमारा शहर जो है इसी गुमगुमा में रहे कि हर टाइम आर्मी इर्द गिर्द जो उसको पता हो कि दुश्मन ने आना है, दुश्मन ने आना है, ठीक है, दुश्मन अटैक ना करे, लेकिन हर टाइम फौजें तैयार रखना, उसके ऊपर खर्चा तो आता है ना। हेलो, जी सर। अच्छा, फौज के ऊपर खर्चा तो आता है, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि नॉर्मली हम फौजें तैयार ना रखें, लेकिन जब लड़ाई का खतरा हो तब फौजें एक्टिवेट करें, तो हमारा खर्चा कम आएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, अब हमने ये ऐसा सिस्टम करना है प्लांट के अंदर। प्लांट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जब इसको पता चलता है कि फौज दुश्मन की आ रही है, लाइक बैक्टीरिया जब फंजाई आ रहे हैं, तो तब ये अपना वैक्स प्रोड्यूसिंग सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट करता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन के अंदर। ये मेरी बात की समझ आई? जी सर, समझ आ गई। अच्छा अच्छा, अब ये कैसे करता है, ये पैथोजन को कैसे डिटेक्ट करता है? ठीक है, अभी अब बाहर पैथोजन है तो मैंने अपना ये जो वैक्स क्यूटिकल सिस्टम है इसको एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए इसके जो जो होते हैं ना, यहाँ पर जो लीफ के ऊपर अपर पार्ट के ऊपर ना कुछ ऐसे इनके पास एंटीना टाइप डिटेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? एंटीना टाइप डिटेक्टर सर। जो कि पैथोजन के पार्ट को डिटेक्ट करके, ठीक है, तो अंदर से अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करते हैं और वैक्स लाइक कंपाउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये बात समझ आई आपको? जी सर, समझ आ गई। अच्छा, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पैथोजन के वो कौन से, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पैथोजन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, और प्लांट किस पैथोजन के किस पार्ट को डिटेक्ट करता है। अच्छा, और प्लांट के अंदर जो डिटेक्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लांट जिनको जिसके थ्रू ये डिटेक्ट करता है पैथोजन को, उसे क्या कहते हैं? और पैथोजन का वो पार्ट जो डिटेक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। मेरी बात की समझ आ रही है? हेलो जी बिलाल? सर, ये चीजें सर वो फिलहाल नहीं पता कौन सा पार्ट डिटेक्ट करता है। जी सर, जी अच्छा, सर। वही तो मैं बता, लेकिन आपको मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं अब स्टेप बाय स्टेप चाह रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए कि प्लांट का वो कौन सा पार्ट है, उसको क्या कहते हैं, और पैथोजन का वो कौन सा पार्ट है जो डिटेक्ट होता है। अच्छा, जो पैथोजन का पार्ट होता है उसे कहते हैं ए। पैथोजन के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं विरुलेंट पार्ट, एक होता है एविरुलेंट पार्ट। विरुलेंट पार्ट पैथोजन का वो होता है जो डिजीज काज करता है। मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब यहां पर मैं ना आपको एक, पैथोजन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं सर, एक विरुलेंट होता है और एक ए विरुलेंट होता है। विरुलेंट, विरुलेंट पार्ट कोस करता है और एक ए विरुलेंट विरुलेंट। पार्ट उसको हम इफेक्टर भी कहते हैं और उसको टॉक्सिन भी कहते हैं। तो भी है ये, इसके 3 4 5 नाम है, विरुलेंट पार्ट, इफेक्टर, टॉक्सिन। एक होता है ए विरुलेंट पार्ट, ए विरुलेंट पार्ट, ठीक है, और उसको पैम्प भी कहते हैं, PAMP। पैम्प कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। क्या कहते हैं इसको? सर पैम्प। पैम्प कहते हैं पैथोजन पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर और आगे पैटर्न। मॉलिक्यूलर पैटर्न सर एंड पे। पैटर्न, पैटर्न नहीं होता, पैटर्न। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। इसे कहते हैं एविरुलेंट पार्ट। अच्छा, प्लांट एक्चुअली इस एविरुलेंट पार्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये डिजीज काज नहीं करते,
लेकिन पैथोजन के अंदर होते हैं, या ये एवरलेंट पार्ट ये खुद प्लांट इसको डिटेक्ट कर लेता है, या इससे बनाया हुआ कोई, इससे निकला हुआ, रिलीज हुआ कोई केमिकल वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है। अब नॉर्मली अच्छा, वो इसका जिस तरह ये बैक्टीरिया के अंदर जिस तरह फ्लैजेला होता है, क्या होता है? फ्लैजेला। वो भी पैप है। ठीक है। ठीक हो क्या गया। है? और कोट प्रोटीन और वायरस, ये भी लाइक पैप है। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। अच्छा, इस तरह काइटन जो है आपकी सेल वॉल बनी होती है ना काइटन की, इसकी फंजाई की, या ये कोई केमिकल रिलीज करे, या ये जो केमिकल रिलीज करे, या इन सबको हम पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैम कहते हैं। पैम। अच्छा, इस पैम को अच्छा अब आ गया प्लांट का पार्ट। प्लांट के अंदर होता है तो उसे PRR कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? PRR। पैथोजन रिकॉग्निशन पैटर्न एक मिनट में इसको दोबारा देख लेता हूं। इसको क्या कहते हैं? इसको मैं पैथोजन पैटर्न रिकॉग्निशन पैटर्न, PRRs। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये इसको मैं ये बता देता हूं। ठीक है। ये बात आपकी समझ आई कि जो प्लांट होता है उसके अंदर होते हैं वो जो चीज है जो इसको डिटेक्ट करती है, उसे कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, या एंटीना, लाइक एंटीना इसको कहते हैं। अच्छा, और इसको रेजिस्टेंट जीन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट जीन भी कहते हैं। रेजिस्टेंट जीन्स। ठीक हो गया। इसको कई टर्म्स हैं इनकी। अच्छा, अब प्लांट क्या करता है कि इसके थ्रू, ये जो आपने रेजिस्टेंट जीन्स है, इसके थ्रू इस पैम को डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से प्लांट का जो, अगर PRR इस पैम को डिटेक्ट कर ले और अपना डिफेंस मजबूत करके वैक्स टाइप कंपाउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो इस ये भी जस्ट लाइक एक इम्यूनिटी है प्लांट की। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? पैथोजन के अगेन आपका सिस्टम इम्यून हो जाता है, यानी सिस्टम एक्टिव होना, इसे कहते हैं इम्यूनिटी। इसे भी प्लांट की इम्यूनिटी, और इस इम्यूनिटी का नाम है PTI। इसे क्या कहते हैं? सर की PTI। सिस्टम को सर क्या कहते हैं? PTI। PTI पैप ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, इसे कहते हैं पैप ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। इसे क्या कहते हैं? पैप ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। अब मैं पहले आपको PTI के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये देखें, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ये इसको पैटर्न रिकॉग्निशन पैटर्न ने इसको रिजेक्ट किया, और इस तरह इसके अंदर से सिग्नल्स आए नीचे, और इसको पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, पैप ट्रिगर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसको PTI भी कहते हैं। ये समझ आई? जी सर, समझ आ गई। ठीक हो गया। ये तो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन अभी सिर्फ फ्लैजेला, ये देखो ना, फ्लैजेला को डिटेक्ट किया प्लांट ने, ये एवरलेंट पार्ट को डिटेक्ट किया है यहां पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स ने। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंट जीन्स है, ये जो RLP है और RLK है, दीज आर ऑल द रेजिस्टेंट जीन्स। इसका एंटीना टाइप बना हुआ है, और ये इसने मैप का ये डिफरेंट कैस्केड ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हुए, और उसके बाद प्लांट इम्यून हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन अगर प्लांट इसको डिटेक्ट ना करे, ये पैथोजन पार्ट, ये तो ना देखो, ये पैथोजेनिक पार्ट ये एंटर हो जाए सेल के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट का जो पैथोजेनिक पार्ट है
ये क्या करे, सर इंटर हो जाए मेम्ब्रेन के अंदर। एंटर हो जाए। अच्छा, इसे टॉक्सिन भी कहते हैं, इसे इफेक्टर भी कहते हैं। तो प्लांट क्या करता है जब एक, तो इसके, अच्छा ये क्या करता है एक्चुअली, ये पीटीआई को, जब ये इस तरह की जो लाइन होती है ना, ये जो डंडे वाली, एक तो ये एरो वाली लाइन है ना, एक ये है जी सर। टी टाइप। टी टाइप का मतलब होता है कि ये जो इसके अंदर से अफेक्टर्स आ रहे हैं, इसने पीटीआई को स्टॉप कर दिया, ठीक ठीक है, हो गया सर, ठीक और हो गया। इसने इन्वेड करने की कोशिश की आ, अंदर, सेल के अंदर। लेकिन सेल के अंदर क्या है, एक और रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, जिसे NBLRR कहते हैं। जो पहले जी रेजिस्टेंट जीन है उसे कहते हैं RLK और RLP टाइप, ठीक है। जी जब सर। इफेक्टर जो है वो इफेक्टर या टॉक्सिन प्लांट के अंदर एंटर हो जाता है, तो एक और तरह के रेजिस्टेंट जीन है जिसे न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग LRR रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं, और ये प्लांट के अंदर इम्यूनिटी लेकर आते हैं। जी सर, इसे ठीक हो कहते गया। हैं ETI, इसे क्या कहते हैं। ETI। अच्छा, अब ETI के दौरान होता क्या है, ये रिसेप्टर जो है ये कैसे कैसे प्लांट को, पैथोजन को किल करते हैं, इसके ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक हो गया सर। मेरी बात की समझ आई। जी सर, समझ आ गई है। अच्छा, अब आपने देखा कि दो तरह के जो इम्यून सिस्टम है प्लांट की इम्यूनिटी के अंदर, एक पैम ट्रिगर्ड इम्यूनिटी या पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी है जिसे पीटीआई कहते हैं, और दूसरी है ईटीआई। अब आप ईटीआई के ऊपर काम कर रहे हो ठीक हो गया सर। ताकि पैथोजन जब एंटर हो तो वो किल हो जाए। जी सर। मेरी बात की समझ आई। जब पैथोजन यस सर, आ एंटर रही हो तो उनमें से ईडीएस, जैसे इसके ऊपर आप काम कर रहे हो ईडीएस, अब आपने ये देखना है कि ये ईडीएस है ये कैसे पैथोजन को किल करता है, या प्लांट के अंदर कैसे मॉडिफिकेशन लेकर आता है कि पैथोजन अंदर जाकर उसकी मौत वाकई हो जाती है। ठीक हो अच्छा, गया सर। अच्छा, जब नॉर्मली क्या होता है कि जब पैथोजन एंटर होता है ना सेल के अंदर, तो ये जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं कि उस सेल की डेथ काज करा देते हैं। यानी जिसमें वायरोलेट पार्ट इंटर हो गया, यानी वो सेल डेड हो जाएगा। डेड हो जाएगा। वो इसलिए डेड होगा ताकि नेक्स्ट सेल के अंदर ना कहीं चला जाए वायरस। ठीक हो गया सर। समझो, सुसाइड। अच्छा, अब अच्छा। आपने ये देखना है इस सुसाइड के अंदर कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व है, ये काम कैसे होता है, इसको आप डिटेल से आपने स्टडी करना है। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है कि अगर सुसाइड हो जाए, क्या इससे साथ वाले सेल्स को या दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट के ऊपर कुछ असर होता है, क्या वो अपने अंदर कोई इम्यूनिटी लेकर आते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं, वो भी अपने अंदर ना कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी इनहांस हो जाती है उसकी, उसे कहते हैं SAR। ठीक हो उसे क्या कहते हैं, SAR। सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, उसे क्या कहते हैं। सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये बात समझ आई। अब 3 लेवल ऑफ इम्यूनिटी मैंने बताए थे, पीटीआई, ईटीआई, SAR। ठीक हो गया सर, SAR। ठीक है, अब आपने एक्चुअली ईटीआई और SAR इन दोनों के ऊपर काम करना है ताकि प्लांट के अंदर पहले से ही इम्यून सिस्टम ऐसा ट्रिगर हो जाए कि पैथोजन को जिंदा रहने के लिए कुछ गालना पड़े पूरी। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब आपने देखना है कि अच्छा ये जो ईटीआई है और SAR,
इसके अंदर कौन से ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर जो इसको इम्यून बनाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो सबसे मेन रोल है ना वो है सैलिसाइक्लिक एसिड का। सैलिसाइक्लिक एसिड सर, उसका क्या रोल है सर? मैं तो जी मैंने जी, तो सर सुना था फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं जिनको। एग्जैक्ट उसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एग्जैक्टली वो प्लांट्स ड्राइव केमिकल्स होते हैं। लेकिन इनको ये बनते कैसे हैं, इनका कौन सा एंजाइम है जो इनको बनाता है, वो ये कैसे एक पूरे एक सिस्टम के साथ चलते हैं, ठीक है। और कैसे हम इस नेचुरल सिस्टम को हम कैसे ट्रिगर कर सकते हैं ताकि प्लांट इम्यून रहे। ठीक हो गया सर। ये समझ आई आपको? जी चले शुक्र है। अच्छा, अब आपको समझ आई कि आर एल के दीज आर द जीन्स दैट आर यूज्ड फॉर इम्यूनिटी ड्यूरिंग पीटीआई। समवन कैन वर्क ऑन दिस। आरएलके के ऊपर आरएलपी की टाइप कितने जीन्स हैं प्लांट के अंदर, ये कैसे पीटीआई टाइप काम करते हैं, फिर एनबीएलआरआर टाइप के कितने कंपाउंड हैं, फिर जो आपका है जो जीन है वो क्या काम करता है, वो किस रेजिस्टेंट जीन्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर रेजिस्टेंट जीन है। अच्छा, तो ये सारी कहानी अब आपको पता होनी चाहिए कि एक अलहदा से मैं एक लेक्चर दूंगा रेजिस्टेंट जीन्स के ऊपर, ठीक है। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये इसका स्ट्रक्चर कैसी होती है, और ये इसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है कि प्लांट की इम्यूनिटी को हम इनहांस करते हैं। ये कहानी समझ आई बच्चे? जी सर, समझ आ गई है। ठीक हो गया, शुक्र है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मैं आपको ये देखें, प्लांट इम्यूनिटी system is generally initiated by the recognition of several pathogen and microbe associated molecular patterns PAMP, ठीक है, ligand including bacterial flagellum, peptidoglycan and fungal chitin। ये समझ आ गई आपको? जी सर, ठीक हो गई, समझ आ गई है सर। मैम्स या पैम्स आर रिसीव्ड बाय द पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स जो वो प्लांट के अंदर होते हैं, लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ सीरीज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एंड दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज पीटीआई। ठीक हो गया। PRRs आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। PRR जो है ये दो तरह के होते हैं, RLKs, एक RLP, ठीक है। अब RLK क्या है? रिसेप्टर लाइक काइनेस और रिसेप्टर लाइक प्रोटीन्स, ठीक है, एंटीना टाइप प्रोटीन। बोथ टाइप ऑफ PRRs कंटेन लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। लाइगेंड किसे कहते हैं? पैम को। किसको कहते हैं? जो बाहर से कोई चीज आती है, जिस तरह पैम जो होते हैं उसको लाइगेंड कहते हैं। ये बाइंडिंग डोमेन होती है इसके अंदर। उसके ये ज़ाहिर है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, ये बाहर से सिग्नल रिसीव करते हैं तो उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं इनसाइड द सेल। इसलिए इसके अंदर एक ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन भी होती है, ठीक है। बट ओनली RLKs हैव इंट्रासेलुलर काइनेज डोमेन और वेल कैरेक्टराइज्ड लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन और LRR, ल्यूसीन रिच रिपीट्स कहते हैं। LRR का मतलब क्या है? एंड लाइसिन रिच मोटिफ। ये अब आपने ये सारी चीजें समझ आएगी कि बाहर से सिग्नल जो रिसीव होता है वो कहते हैं लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होती है, ठीक है, जो कि PRRs के अंदर होती है। वहां से सिग्नल इनसाइड द सेल जाता है, वहां से PTI ट्रिगर होती है। ये कंफ्यूजन दूर हुई है आपकी? जी सर, ये क्लियर हो गया। चले जी, गुड हो गया। फिर है नेक्स्ट, सक्सेसफुल पैथोजन आर एबल टू सिक्रीट अ डायरेक्टली ड्रिवन इफेक्टर प्रोटीन। वो तो बात की बात है, इसको अभी मैं आपको थोड़ा सा, PTI is considered the first line of inducible defense in plants. It canonically triggered through the detection of non-self microbial signals which are called PAMs। ये कहानी समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है, वो ये वर्लेंट पार्ट, ये वो कहानी सारी आपको
अब आपने ये मालूम करना है कि आप किस पे काम कर रहे हो। ये जो आपका, अच्छा, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का पता चल गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पता चल गया, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का पता चल गया, थर्ड लाइन ऑफ, अच्छा, ये अब आपको पता होना चाहिए सेल डेथ क्यों होती है। क्या उसके अंदर कोई रोल है आपके जीन का, या सैलिसिलिक एसिड बनाने में कोई रोल है उसका, या एसएआर के अंदर जो पैथोजन को किल करने के लिए इसके अंदर रोल है। अब आपने इसके ऊपर मुझे ना, आपने खुद स्टडी करना है, फिर मुझे बताना है कि आपके जीन का फंक्शन क्या है। ठीक हो गया सर। अब थोड़ा सा वैसे मैं अभी पढ़ लेता हूं, देख लेते हैं। ईडीएस यही है ना, इनहांस डिजीज ससेप्टिबिलिटी। क्या नाम है आपके जीन का? ईडीएस। ईडीएस यस सर, इनहांस बाकी क्या था, इनहांस डिजीज स्टेबिलिटी। अच्छा, ये यही तो नहीं है ये वाला, एक मिनट, क्रूसीमेट यही है ना, क्रूसीमेट सिंथेस। अच्छा, इसको ना आपने नाम देना, इसको ना ईडीएस 16 भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईडीएस 16 भी कहते हैं सर। अच्छा, और आपने इसका नाम रखना है SID2, सैलिसाइक्लिक इंडक्शन डेफिशिएंट 2। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका काम बच्चे है सैलिसाइक्लिक एसिड्स की कोई बायोसिंथेसिस के अंदर इसका कोई रोल है। क्या रोल है इसका? सैलिसिलिक एसिड की बायोसिंथेसिस में सर रोल है, उसकी प्रोडक्शन क्या? में सर रोल है प्लांट के अंदर। हाँ, इस बायोसिंथेसिस के अंदर रोल है। अगर ये जीन ना हो तो सैलिसाइक्लिक एसिड ना बने। जब सैलिसाइक्लिक एसिड नहीं बनेगा तो क्या होगा कि प्लांट के अंदर इम्यूनिटी, में जिस सेल में आ गया हुआ है पैथोजन, उसकी डेथ नहीं होगी और वो एग्जैक्टली स्प्रेड हो सकेगा सर। एग्जैक्टली, इट मींस दिस जीन हैज अ वेरी ब्यूटीफुल रोल। इसका अब आपने नाम क्या रखना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसका नाम आपने क्या रखना है? आपने इसका नाम रखना है ICS1, ICS2, आपका है कैप्सिकम एनम। आपने इसका नाम रखना है CA ICS1, CA ICS2। कितने जीन मिले हैं आपको? ये सर तीन मिले हैं शायद, उससे मिलते जुलते तीन थे ये शायद। 3 मिले हैं कि 4? सर मुझे लगता है तीन मिले हैं हमें, अभी कंफर्म मुझे। सर दो उसके 6 नंबर जीन पे थे, वो कोई प्रोटीन वगैरह, अच्छा, और बाकी बाकी दूसरे पे थे। एक जीन पर दो वो थे कुछ उसके। ये क्या हो गया इसको? अब इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है ना, वो ये वाली है, क्रिस्मैट। ठीक है, अब आपने ये पढ़ना है कि ये क्रिस्मैट है, बाइंडिंग डोमेन जो है, या क्रिस्मैट एंजाइम है, इनका काम क्या है। ठीक है, मेरी बात की समझ आई? जी सर ठीक हो गया। तो उस जीन के अंदर ये ताकि आपको डोमेन है पता और हो इस डोमेन का हम लोगों ने काम पढ़ना है। एग्जैक्टली, ये देखो ना, क्रिस्मैट बाइंडिंग, ये इसके अंदर क्रिस्मेटिक बाइंडिंग है। आपके जीन के अंदर भी क्रिस्मेट बाइंडिंग है, लेकिन आपके जीन के अंदर कुछ और पैटर्न्स भी है। ये देखो ना, ये RBT, और इसके अंदर भी ये क्रिस्मेट बाइंडिंग है। अच्छा, इट मींस दैट आपने नाम रखना है ICS। क्या नाम रखना है आपने? आईसीएस सर, इस बाइंडिंग डोमेन का नाम रखना है सर, आईसीएस।
नहीं, आपका जो अभी आपने मुझे जो सीक्वेंस भेजी है, अब आपने क्या करना है कि इसका जो आपने ना, आपने मुझे भेजा है, कहाँ भेजा है आपने? सर चिलीज वाले ग्रुप में ईडीएस ईडीएस टीडीएस, चिलीज था शायद। ठीक है, इसमें आपने जी भेजा है सर। मुझे कुछ है, ये देखे आपने ये भेजी है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये वाला भी सेव रखना है। अब आपने पहले वाले को सीक्वेंस को नाम दे देना आपने कैप्सिकम एम सी एस वन, क्या नाम है इसका? यस सर, कैप्सिकम एनम आसो। ICS-1। अब दूसरे वाले को नाम आपने दे देना है ICS-2, ठीक है। तीसरे वाले को आपने नाम दे देना है ICS-3, ठीक हो गया। और जी सर चौथे ठीक हो वाले गया। को आपने नाम दे देना है ICS-4, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब आपने देखना कि इन चारों के अंदर वो चारों वो डोमेन है कि नहीं, किस मैट बाइंडिंग। अब आप इसको कंट्रोल A कॉपी करके, अब हम इसको देखेंगे कि ये मोटिव फाइंडर के अंदर जाके, मोटिव फाइंडर के अंदर जाके हम ये देखेंगे कि ये इसके अंदर ये सारी जो डोमेन है किस मेट वाली है कि नहीं है। अब हमने पेस्ट कर देना और फिर इसको कंप्यूट कर देना। अब ये देखो, ये चारों के अंदर ये बता रहा है कि ये देखिए इसके अंदर भी है, ये इसके अंदर भी है, ठीक है, ये इसके अंदर भी है, सर और ये लास्ट इसके वाली अंदर के भी अंदर है। शायद नहीं है। नहीं, इसमें ये है है इसके अंदर, क्रिसमस है, क्रिसमस ठीक बाइंडिंग है। है सर, ठीक हो गया। अब ये चारों के अंदर है। अब हमने देखना है कि इन चारों का फंक्शन क्या है। अब ये देखना, ये दोनों तो तकरीबन मिलती जुलती है, ICS-1 और 2 सेम है, पैटर्न भी इनका जी सेम सर। लग रहा है, ठीक है। और जो 3 और 4 है, इसका इसके अंदर ये जो क्रिस्मेटिक बाइंडिंग है, और ये है एंथोस्टंट और पेप्टाइडेजेस है, और भी है कुछ इसके अंदर। अब ये चार हुई सीक्वेंसेस हमारे पास आइसोक्रिस्मेटिक। अब बाइंडिंग डोमेन जो है चारों के अंदर होगी। अब आपने क्या करना है कि इसी तरह की जो सीक्वेंसेस है ना, ठीक है, अब आपने 3 से एक अरेबिडोप्सिस के अंदर और जी सर। टोमेटो के अंदर और एक दो और प्लांट के अंदर भी आइडेंटिफाई करनी है। सर अरेबिडोप्सिस का तो हम लोगों ने पहले ये लिया हुआ है ना सीक्वेंस, उसमें तो क्रिस्मेटिक बाइंडिंग ये है तो डोमेन वो उसके इसलिए बीच करनी में। है, इसलिए करनी है कि उनके साथ अब हमने इसका कंपैरिजन करना है, चिल्ली का अरेबिडोप्सिस के साथ, टोमेटो के साथ, और एक दो और क्रॉप के साथ। ठीक हो गया सर, जिनमें ये ईडीएस वो होगा जीन होगा, उनका वो जीन लेकर इनके साथ कंपैरिजन करना है। हाँ, फिर कंपैरिजन करना है हमने, फिर हम इसका फाइनल ट्री बनाएंगे और अगले, लेकिन सबसे पहले हमें वो सीक्वेंसेस मिल जाए। अच्छा, उसके लिए, क्योंकि उसके लिए मैं एक और वेबसाइट आपको बताता हूं जिसे कहते हैं फाइटोजोन। अच्छा, उसके अंदर जी आपको सर फाइटोसोम। टोमेटो, अरेबिडोप्सिस और जितनी मर्जी सीक्वेंसेस है ना वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बड़ी इजीली ये डाउनलोड कर लेते हैं वहां से हम, क्योंकि चिल्ली वहां पर नहीं थी इसलिए हमने चिल्ली इंसेंबल से लिया है, ठीक है। मेरी बात की समझ आई है आपको? जी सर। अब मैं आपको एक और आ गई समझ वेबसाइट सर। है उसका जिक्र, फाइटोजोन, उसे क्या कहते हैं, फाइटोजोन में जाना है जोन। हमने। वहां पर आपने अरेबिडोप्सिस थैलियाना टायर में जाना है, जहां पर ब्लास्ट में जाना है। ये मेरे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा। यहां अब आपने वो आइसोक्रिस्मेटिक बाइंडिंग डोमेन जो है उसकी सीक्वेंस इधर पेस्ट करनी है।
वो कैसे पता चलेगी, ये यहां से जैसे कल हमने ली थी, ठीक है। जी सर। ये कॉपी की और ये हमने इधर पेस्ट कर दी। ठीक हो गया। अब आपने यहां पर प्रोटियोम करना है और यहां पर आपने इसको गो में जाना है, ब्लास्ट करना है। अच्छा, अब ये बता रहा है कि इसके अंदर कोई 9 ऐसे सीक्वेंसेस हैं रैबिडोप्सिस के अंदर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आईसीएस। ये देखो ना, आईसीएस। अब इसमें से अब आपने ये देखना है जो एक ही तरह के है ना। फिलहाल तो मैं इसको डाउनलोड करता हूं, पहले तो व्यू कार्ड में जाके डिलीट करता हूं जो पहला डाटा इधर पड़ा है। यहां से इजी है डाउनलोड करना। इसमें एक ही बार में सारी पेप्टाइड सीक्वेंसेस इकट्ठी। अब ये देखें, इस सारे को मैंने क्लिक किया, ऐड टू कार्ड किया, व्यू कार्ड किया। अब आपने सारी की सीक्वेंसेस इकट्ठी ही डाउनलोड कर लेनी है। क्विक डाउनलोड में यहां पर लिखा हुआ है सीक्वेंस पेप्टाइड, आपने ये डाउनलोड कर ली। एक ही आपका ना वो जो सारे का सारा जो सीक्वेंस है ना, वो आपका अरेबिडोप्सिस थलियाना का। ये देखें, इसके अंदर आप चेक करें, ये एक ही आपका ना। ठीक हो गया बच्चे, समझ आई? जी सर ठीक हो गई है, हम लोगों ने डाउनलोड कर दिया उसका रैबिडोप्सिस का। हाँ। ठीक हो गया सर। तो ये सारी क्रिस्मेटिक, इनमें से 9 फाउंड हुई हैं क्रिस्मेटिक अब आप वाली बाइंडिंग। इसको भी सेव कर लेनी है ये सीक्वेंस। फिर आपने इसका नाम रख लेना है ATICS। अब ये इन्होंने कहा है कि ये इसका ना नाम आपने यहां पर लिखा हुआ है, ये 2 टाइप है ये दोनों। अब ये देखो, ये 8870 है, ये भी 8870 है, ये दोनों सेम है। अब इसमें से हमने एक रखनी है, एक डिलीट कर देनी है, इसका नाम सेम है दोनों का। अब ये 4710 है, ये भी 4710 है। अब इन दोनों में से भी हमने एक रख लेनी है। फिर आगे 8880 नीचे सही है और है। और ठीक हो गया सर। अब इसको जब हम वैसे भी हाईलाइट करते हो ना, तो ये बता देता है कि नीचे और तो नहीं है, कोई नहीं है। अब इसको भी जब हम इसको हाईलाइट कर देंगे ना थोड़ा सा, तो ये भी बता देगा कि और नहीं है नीचे, ठीक है। अब हम इसको नीचे वाले को हाईलाइट करते हैं, ये भी बता रहा है कि नीचे कुछ नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, ये देख लो नीचे भी आ गया। जी सर, ये एक डिलीट कर देते। ठीक है, तो आपने नीचे वाला डिलीट कर देना। अब हमारे पास, ठीक है, अब आपने एक स्टार रिमूव करने हैं। स्टार कैसे रिमूव करने, इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल F, रिप्लेस विद नथिंग, और इस तरह हमारे पास अब ये खत्म हो गया स्टार सबसे। अब आपने क्या करना है कि इसकी ओरिजिनल फाइल भी रखनी है और इसको अब आपने नाम दे देना है। ये इन्होंने कहा है कि अब हम इसका जो नाम है, कोशिश करें कि इसका नाम हम वही रखें जो इसका दिया हुआ है कहीं नाम। अब ये इन्होंने कहा कि ये 2 है। अब आप इसकी सीक्वेंस को NCBI में ना लेके जाते हैं इसको, और यहां इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमें बताएगा कि ये ICS 1 है, 2 है, 3 है। अब ये बता रहा है कि ये ICS 2 है, ठीक है। ये देखो ना, ATICS 2,
इसको अब हम क्या नाम देंगे? ओके, रैबिडोप्सिस ऑलरेडी कैरेक्टराइज हुआ है। चिल्ली के तो हमने खुद नाम दिए है ना, जी सर। को तो ऑलरेडी नाम दिया हुआ है, इसलिए हमने वही नाम देना है जो उसको ऑलरेडी पहले नाम दिया जा चुका है। जी सर। ATICS2 हो गया, ठीक है। अब हम इसका तलाश कर लेते हैं, इसको ऑलरेडी क्या नाम दिया गया है। इसे कॉपी किया, इसको हमने इधर पेस्ट कर दिया। ये क्या कह रहा है? ये ICS1 है या ADC सिंथेस भी कहते हैं इसको, और इसको ICS, ये देखो 1 भी कहा हुआ है नीचे। ठीक है, अब ये क्या है? ICS1। सर ये ICS1 कहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, मुझे ये नहीं नजर आ रहा। ये जगह आइकोस क्रिस्मेट सिंथेस 1। सिंथेसिस 1, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है, सैली साइकिल इंडक्शन डेफिशिएंट 2। ये देखो ना, ये सैली साइकिल प्रेशर की इसकी सिंथेसिस के, या इसको SID2 भी कहते हैं। अब मुझे यही समझ आ रही है इसका नाम हम ICS1 रखें या SID2 रखें। मुझे लगता है ICS1 ही ठीक है, लेकिन बाद में हम इसका ना, आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम SID2 भी कुछ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इसको ICS1 लिख रहे हैं, ठीक है। सर ICS1 ही लिख देते हैं, ठीक हो गया सर। लेकिन आपने ना एक टेबल बनाना, उसके अंदर लिखना है कि इसको ये भी कहते हैं। हर जीन का ATICS1, ठीक हो गया। अब नीचे वाला क्या है, इसको क्या कहते हैं? कॉपी, अब ये क्या है कि इसको कहते हैं फुल प्रोटीन एम्ब्रियो डिफेक्टिव, ADC सिंथेस भी कहते हैं इसको। पैरा अमाइनो बेंजोएट सिंथेस, इसको अमाइनो बेंजोएट सिंथेस। पापा, इसको क्या कहते हैं? पापा। क्या कहते हैं इसको? अच्छा, इसको ना हम AT पापा, पापा क्या इसका पूरा फुल? ठीक है, और इसको ATICS3 भी कह देते हैं और पापा भी कह देते हैं, दोनों नाम लिख देते हैं इसका नाम। ये इधर भी पापा ही लिखा हुआ, ठीक है। इसको दोनों नाम दे देते हैं, AT पापा अंडरस्कोर ATICS3 भी कर देते हैं, ठीक हो गया। इसको 2 कह देते हैं हम, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। अब चौथा जो है, ये है, ये इसको हम कहते हैं एंथ्रानाइलेट सिंथेस। अच्छा जी, अच्छा, अब इसको हम ये लिखेंगे कि एंथ्रानाइलेट सिंथेस, इसको ICS4 और
अच्छा इसको वैसे देख लेते हैं कि वहां क्या कह रहे हैं नाम इसका। जी सर। एंथ्रानिलिएट सिंथेज 2। ASA2 कहते हैं इसको, ठीक है, ASA2। यस, ASA2 हो गया, ठीक हो गया सर। ठीक है, इसको हम AT ASA2, ठीक है, और इसके अलावा हम इसको ATICS4 भी कर देते हैं नाम। ठीक हो गया सर। दोनों ही दे देते हैं इसका नाम, ठीक है, क्योंकि जाहिर है हमने ना इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। ठीक हो गया। जी अच्छा, सर। और अब ये हो गया, इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो है, अब ये है ADC सिंथेज। इसका नाम क्या रखा हुआ है इन्होंने, ADC सिंथेसिस। ADC सिंथेज, ADCS, इसको हम ADCS कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया? ADC सिंथेज, अब हम इसको कह देते हैं ADCS, ठीक है, ADCS1, ADCS, इसको हम कह देते हैं ADCS1, और इसके अलावा इसको हम कह देते हैं ATICS4, ATI, सर ICS5 नहीं होगा सर, 4 वाला पहले हो गया, 5 होगा ये। ICS5 कर दिया, ठीक हो गया, और जी सर उसके ठीक है। बाद दैट्स इट, ठीक है। अब हमारे पास, अब हम ये चेक करेंगे कि आपका वो जो है ना चिल्ली के अंदर कौन सा किसके साथ ज्यादा है। ठीक हो गया सर। अब आपने ऐसे ही टोमेटो के नाम देने हैं, ये मैं आपको दे देता हूं। अब आपने ऐसे टोमेटो के और एक दो और के भी नाम देने हैं आपने, कंसेंसस से। नहीं लगी समझ? नहीं सर, दोबारा ही बताया, अभी आपने क्या कहा है, वो आवाज बीच में कट गई। एक मिनट, ATICS पेप्टाइड रीनेम, ठीक हो गया, ये मैं इधर रख जी। रहा हूं, ठीक है। अच्छा ये ये मैं सेव आपको होगी। भेज दूंगा। अच्छा, और इसकी ठीक जो हो गया सर। ओरिजिनल फाइल थी वो भी मैं इधर आपको भेज देता हूँ, ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहो कि हमने 80 जो थे ना इसके ओरिजिनल जो रैबिटॉप्सिस थलियाना वाली फाइल है, वो भी आपको मैं दे दूं, ताकि आपको पता हो कि हमने ओरिजिनल कौन सी ली थी, और फिर हमने उसका जो नाम चेंज किया था। अच्छा, अब ये हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं इधर, ATICS सीक्वेंसेस, इसके अंदर हम ये वाली सीक्वेंस ऐड कर देते हैं, और इसके अलावा ये जो क्विक डाउनलोड की थी ये वाली। अब इसके अंदर हमारे पास ये डाउनलोड वाली है, ये जो हमने फाइनल की है, ठीक हो गया। ये मैं रैबिटॉप्सिस थलियाना वाली आपको भेज रहा हूँ, ये दोनों ही भेज रहा हूँ ताकि ठीक। आपके रिकॉर्ड। जी सर ठीक हो गया। आपने ऐसे ही अब टोमेटो की और एक दो और खराब की करके ये मुझे भेजनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है।
जी सर ठीक हो गया, मैं आज ही इंस्टॉल करके आपको भेज दे। एक टोमेटो की और एक दो और खराब की, इसके अलावा एक और खराब की कर लो बस, और फाइटोजोन से ही कर लो। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज, ये मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ। जी सर, रिकॉर्डिंग भेज अल्लाह दे, मैं हाफिज। चला आपको कर देता हूँ। ओके ओके। अल्लाह हाफिज सर।